द्वीप सहयोग फोरम सम्मेलन की सह मेजबानी की। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी साथी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है भारत। फिपिक शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत द्वीप के कई नेताओं से की द्विपक्षीय वार्ता। 3 देशों की यात्रा के तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप 3 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए होंगे रवाना। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। ऑस्ट्रेलियाई सीईओ और व्यापारिक नेताओं के साथ भी बातचीत, साथ ही भारतीय मूल के लोगों को करेंगे संबोधित। श्रीनगर में आज से G20 के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन के लिए GOA रोड मैप और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा पर बैठक में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य करेंगे चर्चा। मुंबई में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का करेंगे शुभारंभ। कन्नूर के अजीमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति ने कल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। सूडान में आज से 7 दिनों का युद्ध विराम। सऊदी अरब और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद राजधानी खार्तूम में 5 हफ्तों से जारी हमलों पर लगेगी लगाम। सूडान की सेना ने कहा, सिर्फ नागरिकों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए युद्ध विराम में करेगी सहयोग। और आईपीएल में अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। हार के बाद आरसीबी हुई प्लेऑफ से बाहर। मुंबई इंडियंस ने अंतिम 4 में बनाई जगह। जापान में आयोजित सेको गोल्डन ग्रॉ प्री में भारत का दमदार प्रदर्शन। महिलाओं की लंबी कूद में भारत की शैली सिंह ने कांस्य पदक पर किया कब्जा। सीनियर स्तर पर अपने पहले ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले शैली ने 6.65 मीटर में शैली ने प्रयास के साथ दिखाया दम। और रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूने को हराकर खिताब पर किया कब्जा। क्ले कोच पर जीता अपना पहला खिताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की। 2014 में गठित इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। वसुदेव कुटुंबकम का मूल मंत्र ही हमारी प्रेरणा है। भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया। मिलेट्स स्थायी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। In the global south, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the global south. You have emerged as the leader of the global south, and I want to thank you for assuring me in our bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the global south. And I want to taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the global north. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं के साथ फैमिली फोटो में भी भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ टॉक पिसन में थिरुकुरल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत का थे, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल
कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े के भारत दौरे के कुछ ही समय के अंतराल पर हो रही है और इस मौके पर दोनों नेता एक विशाल कम्युनिटी इवेंट में भी शामिल होंगे और संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर डीडी न्यूज ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा से खास बात की। अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आएंगे और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा जी। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, डीडी न्यूज से बात करने के लिए। क्या कुछ रहेगा ये जो पूरा विजिट है उसमें, इसके बारे में बताएं। बहुत बड़ा समारोह होगा जहां की एक बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी एकत्रित होगी और प्रधानमंत्री जी, दोनों प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और एक मीटिंग वार्तालाप जो है वो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में होगा। वो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके साथ सोच विचार करेंगे कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा जो निर्यात है, हमारा जो आयात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत में कैंपस सेटअप करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। उसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है, क्या उसमें इस ऊपर बातचीत होगी कि एजुकेशन को और ज्यादा किस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाएं? नई शिक्षा नीति आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं वो इंडिया में आए, वहां पर कैंपसेस खोलें। सो एक मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि उनमें से पहली 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, डीकन यूनिवर्सिटी और वुलंगडोंग यूनिवर्सिटी। मुझे पूरा यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि और भी ज्यादा नए छोर से शिक्षा का आपस में संबंध बढ़ रहे हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो जब से ECTA साइन हो गया है दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से देखते हैं कि इससे व्यापार को और ज्यादा गति मिलेगी और आगे का क्या रोड मैप रहेगा? हमारा व्यापार जो है वो 31 बिलियन $, है। कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के पोटेंशियल को और इंडिया के पोटेंशियल को तो बहुत ज्यादा और स्कोप है इसको बढ़ाने का। और अगेन मुझे यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि ना ही केवल व्यापार लेकिन निवेश भी बढ़ेगा। एक तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिडनी यात्रा रहेगी द्विपक्षीय तौर पर बहुत अहम रहेगी और उसके साथ ही जो भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो बहुत बड़ा डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो बड़ी संख्या में कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने वाला है, जहां दोनों ही लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी साथ मंच पर नजर आएंगे लोगों को संबोधित करते हुए। कैमरा पर्सन इंदू के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, सिडनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाऊ ने एक्बल सम्मान से सम्मानित किया है। जो सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है, आइए उससे जुड़ी तस्वीरें देखते हैं कि ये जो सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री को वो अपने आप में काफ़ी अहम है। और जब भी प्रधानमंत्री किस तरह के विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहाँ से इस तरह के कई सम्मान उन्हें मिलते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी हैड अ वंडरफुल टाइम मीटिंग विद प्रेसिडेंट Surangel C. Whips, Junior of the Republic of Palau on the sidelines of FIPIC Summit, यानी कि रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे FIPIC समिट से इतर जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। हैड अ वंडरफुल मीटिंग विद प्रेसिडेंट Surangel S. Whips, Junior of the Republic of Palau on the sidelines of FIPIC Summit। और इस तरह की जब समिट्स होती हैं तो जो तमाम साइडलाइंस होती हैं, जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं बैठक से इतर, वो कहीं ना कहीं कई देशों के बीच नए रिश्तों को लिखने की और नए रिश्तों की कहानी गढ़ने के लिए काफ़ी अहम होती हैं। और प्रधानमंत्री तो जब भी विदेश दौरों पर जाते हैं, चाहे कोई भी सम्मेलन का संगठन हो, तो इस तरह के तमाम जो तोहफे उन्हें दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वैश्विक साख, उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो प्रधानमंत्री को पलाऊ ने अबैकल सम्मान से सम्मानित किया है। अबैकल सम्मान से सम्मानित करना एक
बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और हम जानते हैं कि कई और भी जो देश इसमें शामिल हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं प्रधानमंत्री की। और ये अबैकल सम्मान जिससे पलाऊ ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, आप चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। और इसी खुशी का जिक्र उन्होंने ट्वीट कर भी कहा है कि मुझे खुशी है कि मैंने पलाऊ के साथ जो फिपिक से इतर साइडलाइन बैठक की है उसको लेकर मुझे खुशी। और यह खुशी जिस तरह से उन्होंने अपने सीने से लगाया इस सम्मान को, तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी सम्मान जो किसी भी देश द्वारा दिया जाता है वो कितना अहम होता है। और यही दर्शाता है प्रधानमंत्री की इस सहयोगात्मक आचरण को, उनके व्यक्तित्व को, जिसका जिक्र उन्होंने फिपिक समिट शुरू होते ही किया था कि कैसे वो आह्वान करते हैं इन तमाम 14 जो द्वीप देश हैं उनका कि हम आपके सहयोग के लिए आपके साथ परस्पर हमेशा खड़े हैं। चाहे मुश्किल की घड़ी है तो वो कोई भी देश चाहे किसी भी मुश्किल वक्त से जूझ रहा है, चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत हमेशा से उनके साथ है। बात डिजिटल प्रौद्योगिकी की हो, स्वास्थ्य की हो, क्लाइमेट एनर्जी की हो या फिर क्लाइमेट चेंज की। हम जानते हैं कि तमाम ये जो देश हैं ये कई समस्याओं से जूझते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर क्योंकि तमाम जो ये देश हैं वो राइजिंग सी लेवल से अबव हैं। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है इन देशों के लिए। उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने हर तरीके से आश्वस्त किया इन देशों को कि हम आपके साथ हैं और हर मुद्दे पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इसीलिए फिपिक की अवधारणा 2014 में रखी गई थी। और कई ऐसे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिन्हें ये तमाम देश भारत के साथ साझा करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि प्रधानमंत्री से ही जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने कहा कि इस साल की शुरुआत में भारत में हुए बेहद गर्मजोशी से स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। हमें इस सृष्टि का समर्थन करने के लिए मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मित्रों और भागीदारों के रूप में हमारे देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मैं सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट भारतीय समुदाय के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूं। तो ये अहम बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा अभी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उससे पहले एंथनी अल्बनीज़े ने कही है। ऑस्ट्रेलिया पीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पूर्ण तरीके से तैयार, खासतौर पर मेजबानी के लिहाज से, और लगातार ऑस्ट्रेलिया भारत को एक स्थिर और सुरक्षित समृद्ध इंडो पैसिफिक के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना जुड़ गई है। मेघना, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने साफ तौर पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक को लेकर प्रतिबद्धता साझा करते हैं, तो ये जो दौरा अब होने वाला है कैसे इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा? बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत एक तरीके से जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक और सेफ एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड में भी इंडो पैसिफिक की जब बात आती है तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर और इंडो पैसिफिक को सिक्योर और सेफ रखा जाए उसके ऊपर बातचीत दोनों ही देश करते हैं जब क्वाड में भी अगर इसकी बात हो तो। इसके साथ ही अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिस किस्म का कोऑपरेशन है, उसके अलावा सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर खास तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो कोऑपरेशन है वो नजर आता है। अगर हम देखें खास तौर पर अब फिलहाल जो जिस किस्म के डेवलपमेंट्स पिछली बार हमने देखा था जब मार्च में प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी अपने भारत दौरे पर आए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा था,
और उसमें जो बातचीत हुई थी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नजर आए थे, जिसमें डेक्कन यूनिवर्सिटी की बात करें, वुलुगोंग यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज ने, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने इंडिया में कैंपस खोलने में दिलचस्पी दिखाई थी। तो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इस बात को कि जब कई जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे जब कैंपसेस भारत में आएंगे तो एक बहुत बड़ा मौका रहेगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात यहां पर यह भी है, माइग्रेशन मोबिलिटी, स्किल प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी, इन सभी चीजों पर भी चर्चा हुई थी। अगर हम उसके आगे भी बढ़कर बात करते हैं तो कल्चरल कोऑपरेशन की बात हो, डिफेंस, सिक्योरिटी, और सबसे अहम आंचल अगर यहां पर बात करें तो ट्रेड। जब से एक्टा फोर्स में आया है तब से ट्रेड को और ज्यादा गति देने में दोनों ही देश लगे हुए हैं। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बार सिडनी आ रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस सीईओज को भी मिलने वाले हैं। अगर हम देखें तो हुज हु ऑफ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी लोगों को मिलने वाले हैं। अहम बात यहां पर यह है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ाया जाए, उस पर भी काफी ज्यादा जोर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कई ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भारत में हैं, लेकिन उसके अलावा जो पोटेंशियल है, जो पूरा जो ट्रेड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो उतना ज्यादा नहीं हो पाया है। तो उसके ऊपर बेशक फोकस रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस कम्युनिटी से मिलने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन सीईओ से मिलने वाले हैं, एक बिजनेस राउंड टेबल होने वाला है, तो ये बहुत अहम मुद्दा रहेगा। तो ट्रेड का विषय बहुत अहम है बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए। और इसीलिए हम जानते हैं मेघना कि ऑस्ट्रेलिया संसद ने पिछले वर्ष नवंबर में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसे मंजूरी दी थी, और इस समझौता होने के बाद हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि कैसे कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर और आभूषण, ये जो 6000 से ज्यादा अधिक के उत्पाद हैं, ये ऑस्ट्रेलिया बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंचेंगे। अगर हम इस ट्रेड के लिहाज से देखें, खासतौर पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसको कितना बल मिलता हुआ नजर आएगा इस पूरी विजिट से? देखिए, एक्टा हम जानते हैं ऑलरेडी फोर्स में है, साइन हो गया। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर सेका के लिए भी पुश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको भी कंक्लूड किया जाए, इस पर भी बातचीत जो है वो जल्द से जल्द कंक्लूड हो। अगर हम और यहाँ पर आंचल देखिए, ये जो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा रहेगा वो केवल ट्रेड के लिहाज से या बायलैटरल रिलेशंस के लिहाज से अहम ही नहीं रहेगा, उसके साथ ही डायस्पोरा के साथ जो कनेक्ट है उसके हिसाब से भी काफी अहम होने वाला है। हमने जिस तरीके से अपने रिपोर्ट्स में बताया कि बहुत अहम एक कम्युनिटी इवेंट प्लान्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी में, तो कम्युनिटी से भी मिलने वाले हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ना केवल सिडनी में बल्कि मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन और कई अन्य जगहों से लोग हैं वो सिडनी आ रहे हैं, खास तौर पर इस कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीजी दोनों एक ही साथ कम्युनिटी इवेंट पर मंच में होंगे, तो एक बहुत ही अहम कनेक्ट जो डायस्पोरा का है और प्रधानमंत्री एल्बनीजी की तरफ से जो अहमियत है इंडियन डायस्पोरा की, वो साफ तौर पर क्योंकि हम इंडियन डायस्पोरा का जिक्र कर रहे हैं मेघना, तो साफ तौर पर 8 लाख का आंकड़ा छूने जा रहा है जो इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में। और 2018 की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जो है 2035 वो जारी की गई थी, जिसमें उन तमाम क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहां पर काम करने की जरूरत है। तो उस लिहाज से भी हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और माहौल की जो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेंट कम्युनिटी है भारतीय मूल के लोगों की ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम और खासतौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर अगर हम देखें बहुत बड़ी संख्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उसके साथ भी अच्छा काम किया है। तो ये कई ऐसे अगर हम देखें तो पहलू हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो अगर हम देखें कोऑपरेशन है और भारतीयों का ऑस्ट्रेलिया में जो योगदान है वो साफ तौर पर नजर आता है। कम्युनिटी इवेंट बहुत बड़ा होने वाला
वाला है। हमने बताया गया है कि जो एरिना है, जो क्यूडॉस बैंक एरिना जो सिडनी में है, वो पूरा हाउसफुल रहेगा। खासतौर पर वहां पे तकरीबन 18 साढ़े 18 हजार की कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 से भी अधिक लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है यहाँ आने में, यहाँ पर कम्युनिटी इवेंट अटेंड करने में। हमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने भी कहा कि उन्हें बहुत लिटिल हिंदुस्तान की जो झलक है वो देखने को मिलेगी इस इवेंट में भी होने वाला है। और खासतौर पर प्रधानमंत्री बिल्कुल, तो एक लिटिल हिंदुस्तान जो जिसकी तस्वीर हम आपके माध्यम से देख पाएंगे जब प्रधानमंत्री जो इंडियन डायस्पोरा है उससे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारियों को ऑस्ट्रेलिया सिडनी जैसे खूबसूरत शहर से हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कल तिरुवनंतपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने कल तिरुवनंतपुरम में विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वह केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव की एक स्मारिका भी जारी करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति कन्नूर के एजिमारा में भारतीय नौसेना एकेडमी का दौरा करेंगे। कन्नूर में उपराष्ट्रपति अपनी शिक्षिका रत्ना नायर से तलशेरी स्थित उनके आवास पर जाकर भेंट करेंगे। नायर ने धनखड़ को चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाया था। बात G20 की। G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में आज से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। बैठक में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 महत्वपूर्ण कार्य सत्र आयोजित होंगे। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन और परिस्थिति पर्यटन पर भी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। बैठक के दौरान प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को भी प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको दिखाते हैं ऐसे जुड़ा हुआ एक वीडियो। आप सबको पता है कि G20 जो है इस बार कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो G20 इसमें जो है 20 कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ आ रहे हैं, कश्मीर विज़िट करेंगे। G20 इसी मई में ही होने जा रही है, तो उसी G20 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत सारी तैयारियाँ हो रही है, दीवार ठीक किए जा रहे हैं। इसके अलावा और जो भी पेंडिंग काम था वो काम किया जा रहा है, ताकि जो लोग आए यहाँ पे वो कल को और लोगों को भी बताए कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, कश्मीर की खूबसूरती कितनी है। तो ये G20 जो है ये एक कह सकते हैं अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे टूरिज़्म भी जो है कश्मीर में डेवलप होगा। जो अभी रिसेंटली G20 का हो रहा है, सो यहाँ पे डिफरेंट 20 कंट्रीज से डिफरेंट लोग आ रहे हैं यहाँ पे इन कश्मीर। सो दे आर कमिंग टू एक्सप्लोर आवर ब्यूटीफुल नेचर। और इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जिनकी जो कि अगर हम बात करें हमारी श्रीनगर सिटी की, तो यहाँ पे जो इसके स्मार्ट सिटी के अंदर जो सर अथर आमिर सर है हमारे, सो उन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटी लॉन्च करे हैं, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए हैं एंड कुछ अंडर वर्किंग है। सो अभी जो यहाँ पे स्काइप में हमारी डालगेट साइड से जहाँ पे मीटिंग होने वाली है G20 की, सो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करने आ रहे हैं कई सारे लोग। सो जो हमारी कश्मीर की नेचर ब्यूटी है इसे प्रमोट करने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पहले भी जो हमारी नेचर ब्यूटी है, जो कि हमें कश्मीर एज ए स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, सो इसे और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर पहले ऐसा लगता था कि हम कहाँ पे एक गर्द वाली जगह पे आ गए हैं। या अभी आप चले जाएं अपनी मेन सिटी के अंदर लाल चौक में MA रोड या फिर मेन सेंटर लाल चौक, पोलो व्यू मार्केट, वो एक डिफरेंटली एक अलग से निकल के आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बाहर वाली कंट्री में हैं, बिल्कुल उससे फिर से नए शेड्यूल करा गया है। सो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेंज। आप वॉल देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे जो ये बख्शी स्टेडियम की वॉल है, इस पर कई सारी पेंटिंग्स करी गई हैं। यहाँ पे बाहर की जो रोड्स हैं, वॉल्स, सो इन्हें नई से इनॉग्रेट करा जा रहा है। और ये एक बिल्कुल एक
अच्छे से निकल के आ रहा है बाहर। एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है सिटी। हालांकि और सारे कई भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी काम करना बाकी है, और मुझे लगता है कि जब ये कम्प्लीटली प्रोजेक्ट्स बन के बाहर आएंगे तो ये एक अलग से एक ब्यूटीफुल लुक देंगे। पहले होते थे वहाँ पे मतलब ट्रैफिक जैम्स होते थे या यहाँ पे मतलब रोड्स ख़राब होती थी, उस हिसाब से काफ़ी वेल डेवलप हो गया है। अगर आप जाए निशात साइड से, बुलवार साइड से जाए तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं और ही मुल्क में आ गए, जगह में आ गए। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, और जब ये डेवलप कर रहे हैं तो कश्मीर और ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और अच्छा सा दिखने में। यहाँ पे पहले क्या होता था, टूरिस्ट बहुत कम आते थे, तो उसकी वजह से जो यहाँ की डेवलपमेंट थी वो बहुत कम होती थी। अब जब से G20 आया तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत सारे सुधार आ रहे हैं। और पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे इंडिया की जो पीपल्स थे वो सिर्फ यहाँ पे आते थे। अब क्या होगा, जब से G20 आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे। और बात करते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट की, कि पहले बहुत हालात ख़राब होते थे, बट अब क्या है, किसी को लॉस नहीं होता। आज स्कूल टाइम पे लगते हैं, क्या टाइम पे स्कूल आते हैं, तो सब कुछ हालात यहाँ पे बेटर है। मुझे लग रहा है कि J&K बहुत सारे लिहाजों से चेंज हो रहा है, क्योंकि रोड्स बन रहे हैं और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हमारा लगता है कि जैसे लंदन या पेरिस में जैसे रोड्स बना के, यहाँ पे भी सेम वैसी रोड्स बना के। और G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक का मकसद ब्लू इकोनॉमी के पहलुओं पर ध्यान देना है। 3 दिवसीय बैठक रविवार को मुंबई में जुहू बीच की सफाई के साथ शुरू हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 5 अलग अलग समुद्र तटों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। बाद में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई में एक और कार्यक्रम ओशन 20 डायलॉग भी आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने कहा कि ओशन 20 संवाद विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को उभरते विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार से संबंधित पहलुओं, प्रभावी और समावेशी नीति से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। और G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शिशिर शिरार से। शिशिर, ब्लू इकोनॉमी को कैसे बल मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको इस बैठक के जरिए? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आज की अगर देखा जाए ये तीसरी बैठक होगी, लेकिन साथ ही साथ जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं, जो ब्लू इकोनॉमी है उसके विभिन्न पहलुओं पर इस पर चर्चा होगी कि आगे किस प्रकार से इनको स्वच्छ भी, साफ भी रखा जाए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु से सुरक्षित भी रखा जाए, और साथ ही साथ किस प्रकार से यहाँ पर विकास के भी नए नए आयाम खोले जाए। तो इसलिए ब्लू फाइनेंस इकोनॉमी जिस प्रकार से कहते हैं, ब्लू फाइनेंस किस प्रकार से हो, इस पर भी जो है ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे बैठक में अगर देखा जाए G20 मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ 10 इनवाइटेड कंट्रीज़ हालांकि इस बैठक में है। तो ऐसे में जो कंट्रीज़ है, खासतौर पर तटीय इलाके जो है, जो देश है, वो भी इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं। हालांकि कल का जो पहला दिन हुआ था, साइड इवेंट हुआ था, जिसमें ओशन 20 डायलॉग जो है एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें ये सभी पहलू है उन पर जो विस्तारित रूप से चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से सरकारें जो है विभिन्न देशों की वो इसमें कार्यरत हो सकती है, NGOs किस प्रकार से आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो सोसाइटी है उसको किस प्रकार से जो है अवेयरनेस, उसमें जागरूकता पैदा की जाए कि हमारी जो खास तौर पर जो तटीय इलाके हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इसके ऊपर अगर देखा जाए, इर्द गिर्द एक इकोनॉमी भी अगर जो है इस पर संरचित है, तो ऐसे में उस इकोनॉमी को भी किस प्रकार से बचाया जाए, तो ये भी जो है आज के इस एनवायरनमेंट की मीटिंग में डिस्कस की जाएगा। हालांकि पहली जो आज का सत्र है वो शुरू हुआ था, और पहला सत्र जो है को लेकर जो आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर जो अलग अलग पहलू भारत ने देश दुनिया के सामने रखा है, फिर चाहे वो कार्बन न्यूट्रल होने की हम बात करें या फिर जो लक्ष्य भारत ने रखा है पर्यावरण के माध्यम से कि जल्द से जल्द किस प्रकार से जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल भारत कर रहा है, इस पर भी उन्होंने खासा ध्यान दिया। हालांकि कपिल पाटिल ने अपने मंत्रालय, मतलब पंचायती जो राज है उसके मंत्रालय के बारे में कहा कि जो गाँव में इस वक्त अगर देखा जाए तो गाँवों में भी किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा रही है, उस पर आधारित भी काम जारी है। हालांकि उसके लिए 9 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा उन्होंने की कि सरकार की तरफ से 9 प्रमुख बिंदु जो है उनको दिए गए, जिस पर उनको काम करना है, खासतौर पर गाँव का विकास करना है इसी माध्यम के जरिए। फिर चाहे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गाँवों में, साथ ही साथ
जो रिन्यूएबल एनर्जी, हालांकि जो अभी ऊर्जा का स्रोत है वो रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो उसको हटा के किस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये प्रमुख मुद्दा होगा। बायोगैस का किस प्रकार से गाँव में इस्तेमाल किया जाएगा, इस वक्त जो कि चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है, गैस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको हटाकर किस प्रकार से बायोगैस का इस्तेमाल होगा, सोलर एनर्जी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सभी मुद्दे गांव की तरफ किस प्रकार से लेके जाएंगे, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो G20 के इस प्लेटफॉर्म की जहां पर सभी देश एकत्र आएंगे, तो ऐसे में विचारों का आदान प्रदान जरूर होगा, लेकिन इस प्रकार से ये भी दर्शाने की कोशिश होगी कि भारत आखिर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर जो मान सकते हैं कि कार्य चल रहे हैं भारत में, साथ ही साथ एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो कार्य चल रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में किस प्रकार से भारत इस वक्त सोच रहा है और आगे कदम बढ़ा रहा है, ये भी बताने की जरूरत है। तो ऐसे में ये कई सारे मुद्दे और जिस प्रकार से भारत इस पर काम कर रहा है ये इस बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि आज का पहला सत्र होगा, उसके बाद ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जो है अलग मुद्दे, दूसरा सेशन जो होगा उसमें भी ये चर्चा की जाएगी। जी, तो साफ तौर पर हम ये मान सकते हैं शिशिर कि भारत एक चलिए शिशिर के साथ हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे कि नवाचार की जब हम बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो ऐसे इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है और ख़ास तौर पर कैसे जिस ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार इन एवेन्यूज़ पर एक्सप्लोर करने की बात है, तो कई ऐसी बातें हैं जो सामने निकल कर आएंगी इस पूरे सत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बात करते हैं ओडिशा की, जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और 2 मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद सीएम दूसरा मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। बता दें कि ओडिशा विधानसभा स्पीकर बिक्रम केशरी अरूखा और 2 कैबिनेट मंत्रियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें समीर रंजन दास और श्रीकांत साहू के नाम शामिल हैं। बात काशी विश्वनाथ धाम की, जहां श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने जर्मन हैंगर की व्यवस्था की है। इसे लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जर्मन हैंगर है, चूंकि काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में अद्भुत हो गया है, बहुत जगह है, ये शंकराचार्य चौक है, गेट नंबर 1 द्वार संख्या 1 से जब हम गंगा जी की तरफ से आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आज गर्मी के मौसम में काफ़ी धूप हो जाती है और उस धूप से बचाने के लिए श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों के लिए काशी विश्वनाथ धाम ने यह जर्मन हैंगर स्थापित किया है, धूप से भी बचाव के लिए और अगर जब वर्षा होगी तब के भी बचाव के लिए इसको स्थापित किया गया है। कुछ दर्शनार्थी, श्रद्धालु, बाबा के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। कैसा दर्शन रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया। ये देश से पूरे आ रहे हैं श्रद्धालु। ये जर्मन हैंगर जो लगा है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे जैसे ये नहीं था तो बहुत धूप भी लग रही थी और खड़े होने में जैसे धूप में काफ़ी समस्याएं जा रही थी, लेकिन इसको लगने के बाद काफ़ी मतलब यहाँ पे खड़े होने में अच्छा हो गया है। बाकी बहुत सारे लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं और दर्शन करने में भी आज बहुत मतलब आसानी रही। उसके बाद यहाँ पे आके 2 मिनट हम लोग, पंखा चल रहा है उसमें रेस्ट भी किए, तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो हर 4-5वें महीने यहाँ पे आते हैं, कुछ ना कुछ नया एक काम हम लोगों को दिखाई देता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है मंदिर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में सुना था कि यहाँ पे जर्मन हैंगर लगा हुआ है और जिससे श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक बार देख के आते हैं वो कैसा दिखता है। और तो हम लोग इसके दर्शन करने के लिए मंदिर के नियमित आए और इसको हमने देखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। काशी विश्वनाथ धाम का ट्रस्ट क्या कहता है इस पर? जो तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और मैट आदि की व्यवस्था, इसके अलावा भी बैठने के लिए धार्मिक कार्यकलाप में थोड़ा जल्दी से फैन भी आपने लगवा रखा फैन है, कूलर भी लगे हुए हैं और इन सब चीज़ों की हम लोगों ने व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से मंदिर में दिक्कत ना हो। तो सारी सुविधाएं काशी विश्वनाथ धाम दे रहा है और सीईओ जो खुद लगे रहते हैं, एक एक पल देखते हैं श्रद्धालुओं के जो हाल चाल है, जो उनकी सुविधाएं हैं, उनकी निगरानी करते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और अब बात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जिसने भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया।
तमाम किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसकी जो सड़कें होती हैं वो उसकी आर्थिक विकास की धुरी हैं और इसीलिए किसी समय देश के दूरस्थ गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने से इन गांवों का विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज बारामासी सड़कों ने न केवल इन ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारा है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर तरह की सुविधा को गांव तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट की बात करें तो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है। कभी नक्सल समस्या से प्रभावित इस जिले में आज तेजी से विकास हो रहा है और नक्सलियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो जहाँ पहले पक्की सड़कें न होने से इन्हें हर मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वहीं आज बारामासी ग्राम सड़कों के निर्माण से अब इनके गाँव तक हर सुविधा पहुँच रही है। अच्छी सड़कें और पुलों के निर्माण से इन ग्रामीणों को काफी सहूलत हुई है। पहले थोड़ा खराब था रोड, आना जाना चालू नहीं था, रोड में आना जाते नहीं थे लोग और कीचड़ की वजह से नहीं जाते थे, कहीं गाड़ी फंसते थे, कहीं इसकी वजह से नहीं जाते थे। अभी आना जाना चालू है रोड पे, अच्छा जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। बालाघाट जाने की नहीं तो अपन पहले किरनापुर की तरफ से नहीं जाते थे, मौदा से जाते थे अपन नदी पार करके, और अभी क्या है अपन यहाँ से जाते हैं और सभी लोग जाते हैं इधर से। अब पहले से 4 मिनट घूम के जाना पड़ता था, पाला से मुर्री और फिर बालाघाट ऐसा जाना पड़ता था। अभी कच्ची पक्की हो गई तब सीधा डायरेक्ट यहीं से निकल जाते हैं। गांव में गाड़ी उड़ी आना जाना, बारिश में बहुत सारी तकलीफें, यहाँ तक कि चलना भी हमको बहुत दिक्कत होती थी, बाइक चलाने में या फिर आने जाने में। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तहत हमारे गांव में थोड़ा सुधार आया है। अभी जो रोड है एकदम सही साट बन गया, क्लियर है भैया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे जो काम चला है बहुत ही मजबूती से और अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। जिला कलेक्टर की माने तो नक्सल प्रभावित जिला होने से जहां एक और सरकार द्वारा नई ग्राम सड़कों को स्वीकृति मिली है, तो वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम भी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमको अभी RCPLW में बहुत सारी रोड्स मिली है। चूँकि बालाघाट एक नक्सल सेंसिटिव जिला है, हम लोग जो है फॉरेस्ट से कोऑर्डिनेट करके रोड्स और ब्रिजेस का काम फास्ट ट्रैक पे करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो जिले में बहुत सारी रोड्स हैं जिनका रिपेयर और मेंटेनेंस एनुअली किया जाता है। अभी जो है RCPLW में हमको जो 27 रोड्स और ब्रिजेस 20 से ज़्यादा ब्रिजेस लगभग हमको मिले हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। विकास का और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर हैं, प्रधानमंत्री को वहां पर एक बड़े सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से नवाजा गया है फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप। एक्सेलेंसी, सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
एक्सेलेंसी, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने एक्सेलेंसी, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री को ये बड़ा सम्मान दिया गया है जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज ग्लोबल लीडरशिप, यानी जो जिनको फिजी की नागरिकता हासिल नहीं है, जो फिजी देश के नागरिक नहीं है, उनमें से ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये बड़ा सम्मान हासिल हुआ है और उनमें प्रधानमंत्री का नाम भी शुमार है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सूडान की। अमेरिका और सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल RSF 7 दिनों के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं। संघर्ष विराम 22 मई से लागू होगा और 29 मई तक चलेगा। शनिवार को सऊदी अरब के जेद्दा में सेना और RSF ने संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में मानवीय सहायता, आवश्यक सेवाओं, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर सेवाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की गई। इसमें पहले दो गुटों के बीच संघर्ष विराम को लेकर मतभेद के कारण सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सूडान में जारी संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है और 10 लाख से अधिक लोग भी युद्ध की वजह से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी ऋण सीमा पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत जो उन्होंने की वो सकारात्मक रही। दोनों नेता जल्द ही ऋण सीमा पर चर्चा के लिए मुलाकात करने वाले हैं। रविवार को G7 शिखर सम्मेलन के बाद जापान से रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऋण सीमा को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए वो बदलाव के साथ साथ खर्च में कटौती करने के लिए तैयार थे, लेकिन रिपब्लिकन ने बाइडेन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया था। मैककार्थी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संकट को हल करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं होने की वजह से बातचीत असफल रही। उन्होंने कहा कि मत घंटों का समय देंगे। There was spent a lot of time talking about the debt ceiling, where we currently are, and I believe it was a productive phone call. I think we can solve. अगर अमेरिकी सरकार मौजूदा ऋण सीमा को नहीं बढ़ाएगी तो बिलों का भुगतान
समय से नहीं कर पाएगी और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और वैश्विक शेयर बाजार भी धाराशायी हो सकते हैं। यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। सदन में रिपब्लिकन के पास कम बहुमत है और बाइडेन के सहयोगी डेमोक्रेट के पास सेनेट पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, इसलिए द्विदलीय समर्थन के बिना कोई समझौता सेनेट में पारित नहीं हो सकता। बढ़ते आगे और बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस में संसदीय चुनाव में मिथोस्ताकिस की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर रही है, लेकिन अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 60% मतदान केंद्रों पर मतगणना का काम पूरा हो चुका है। ज्यादातर सीटों पर न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने विपक्षी वाम मोर्चे के खिलाफ बढ़त बना रखी है, जबकि इससे पहले सत्ता पर काबिज वामपंथी पार्टी को जनता सिरे से खारिज कर चुकी है। सिरिजा की वामपंथी पार्टी इस चुनाव में मात्र 20% वोट हासिल कर पाई। एथेंस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के मुख्यालय के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हुई है और उन्होंने जमकर चुनावों में जीत का जश्न मनाया। पार्टी नेता क्यूरियाकोस मित्सोताकिस ने भी समर्थकों का अभिवादन किया। ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना सेकोलोपोलाऊ शीर्ष 3 पार्टियों को बारी बारी सरकार गठन के लिए आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रपति पार्टियों से गठबंधन सरकार बनाने की अपील करेंगे। अगर किसी कारणवश विभिन्न दल सरकार गठन करने में नाकामयाब होते हैं तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति नए चुनाव की तैयारी के लिए कार्यवाहक सरकारी जो मंत्री है उसकी नियुक्ति करेंगे। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। दुनिया के 3रे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रूने को 7-5 किया। ये पहला मौका है जब मेदवेदेव ने क्ले कोर्ट पर कोई खिताब जीता। जिसमें 14 बार के चैंपियन राफेल नडाल भी हिस्सा नहीं लेंगे। नडाल ने गुरुवार को घोषणा की थी कि कूल्हे की अपनी चोट से वो अभी तक उभरे नहीं हैं। भारतीय एथलीट शेरी सिंह अपने सीनियर स्तर के पहले ही आउटडोर कंपटीशन में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और शेली ने जापान में आयोजित गोल्डन ग्रां प्री में लंबी कूद स्पर्धा में 6.65 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया। 19 वर्षीय शेली ने पहले ही दौर में 6.65 मीटर की छलांग लगाई, जो विश्व एथलेटिक्स की गोल्ड लेवल की प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ जंप साबित हुई। गौरतलब है कि पिछले महीने शेली ने इंडियन ग्रां प्री में 6.76 मीटर की छलांग लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यह अंजू बॉबी जॉर्ज के 6.83 मीटर के बाद सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन माना गया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।